स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज क्या है? आज है वेंसडे। और ये है वेंसडे मॉर्निंग। ठीक है। और क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा, ये लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। और क्लास 12th में इससे पहले वाले दिन में क्लास 12th में क्या बताया था? इससे पहले वाले दिन में अगर बात करें तो कैपेसिटर्स के बारे में बात कर रहे थे। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका वैल्यू हमने क्या किया था? फाइंड किया था। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात किया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उसका वैल्यू कितना आया था? सिग्मा स्क्वायर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन फील्ड का वैल्यू होता है और उसमें सिग्मा इंटू ए, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसा कुछ वैल्यू आया था। सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, ये हमारे पास क्या था? फोर्स का वैल्यू आया था। अच्छा, अब इसमें ना फोर्स वाले कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वर्क डन वाले, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। मैंने शायद एक क्वेश्चन कराया भी था। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल या जेई के एग्जाम के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं उस पर। तो इंट्रोडक्शन इतना ही तक था। स्क्रीन शेयर करते हैं। शेयर स्क्रीन, ओपन बोर्ड, शेयर। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। क्या बात कर रहे थे? जैसे हमने बताया था कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर के प्लेट्स है इस तरह से, और इसमें अगर प्लस क्यू का चार्ज इसके पास है और इसके पास अगर माइनस क्यू का चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू के प्लेस में या तो आप सिग्मा इंटू ए लिख दो, तो एक फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का कुछ ऐसा आ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम फोर्स का फाइंड करें तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा, ये जो सिग्मा है उसको मैं क्यू अपॉन ए भी लिख सकता हूँ। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास फोर्स का पहला फॉर्मूला है और ये मेरे पास फोर्स का दूसरा फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तो एक क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, क्वेश्चन बोलो या कंसेप्ट बोलो एक ही बात है। क्वेश्चन क्या है? एक कैपेसिटर का प्लेट इस तरह से रखा हुआ है जिसमें ये प्लेट का एरिया है ए और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था वो था डी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो चार्ज है वो प्लस क्यू का है, इसमें जो चार्ज है वो माइनस क्यू का है। अगर इतना इंफॉर्मेशन गिवन है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि इफ द सेपरेशन, यहाँ पे एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, इसमें एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इफ द सेपरेशन between the plates is made from D to twice of D. If the separation between the plates is made from D to twice of D, then find the work done by the force if the plates are moved slowly. If the plates are moved slowly. ठीक है, स्लोली। जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले ना कि स्लोली काम किया गया है, स्लोली, तो समझ जाना कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जो भी वर्क डन करेंगे वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो रह गया क्वेश्चन है कि सेपरेशन को अगर डी से बढ़ाकर 2d कर दिया जाए तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, इस अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम एक एक करके क्या करते हैं, सबके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, अगर ये मेरे पास कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, इसको अगर मैं मैग्नीफाई करके थोड़ा बना दूं इस तरह से, प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस,
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव फील्ड के कारण जो पॉजिटिव चार्जेस है उसके कारण फील्ड बाहर निकलेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्जेस के कारण फील्ड अंदर जाएंगे, इसका वैल्यू भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड करने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों प्लेट्स जो थे ना, ये प्लेट्स को हम कैसे मानते थे, इनफिनाइट प्लेट्स। कैपेसिटर के केस में हम ये जो प्लेट्स है उसको मानते हैं इनफिनाइट प्लेट्स। अब अगर इनफिनाइट प्लेट्स के बारे में बात किया जाए तो जो फील्ड का वैल्यू है वो सेपरेशन के इंडिपेंडेंट है क्या? अगर फील्ड का वैल्यू सेपरेशन के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब अगर d का सेपरेशन रहे प्लेट्स के बीच में, या ट्वाइस ऑफ d का रहे, या 4d का रहे, 6d का रहे, कुछ भी रहे, फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड का वैल्यू क्या रखेंगे, फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे as the plates are assumed to be infinite, as the plates are assumed to be इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लेट्स है तो इनफाइनाइट प्लेट्स में सेपरेशन को चेंज करने से फील्ड में चेंज नहीं आता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा, अगर कैपेसिटेंस के बारे में बात करें, मान लो जो नया कैपेसिटेंस है सी डैश, पहले जो कैपेसिटेंस था वो था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बाद में जो कैपेसिटेंस है, अगर मैंने डी को चेंज कर दिया तो जो नया कैपेसिटेंस है वो ट्वाइस ऑफ डी का हो जाएगा। तो मेरे पास सी डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, सी डैश का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2d। ये मेरे पास सी डैश का वैल्यू आ गया। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो गया, कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज हो गया क्या? कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट डिक्रीजेस। हमने क्या देखा, सेकंड पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, सेकंड पॉइंट, अरे देखो भाई साहब यही सब नोट होते हैं, फिर बाद में मेरे को कॉल करके मैसेज करके मत बोलना सर आप नोट्स नहीं दे रहे। अरे ये जो लिख रहा हूँ ना यही नोट्स है, ये लिखते चलो साथ साथ। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, सिंस कैपेसिटेंस में सेपरेशन चेंज हो रहा है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, चार्ज स्टोर पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, चार्ज स्टोर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यू क्या है, क्यू कांस्टेंट है। अच्छा, Q कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, हम क्या जानते हैं Q को हम C इंटू वी से लिखते हैं क्या? अब अगर Q का वैल्यू कांस्टेंट रखना है, यहाँ पर Q का वैल्यू कांस्टेंट रखना है और कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज होना चाहिए क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस between the plates increases। प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमने बात कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने कैपेसिटेंस पे बात किया, कैपेसिटेंस के बाद हम पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फोर्स, देखो एक्चुअल में मेरे को क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स। अब अगर मैं इसको स्लोली अगर ये प्लेट्स को मैं स्लोली लेके जाना चाहता हूं तो जितना फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स उतना ही होना चाहिए ना। तो F एक्सटर्नल का वैल्यू किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा, तभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब वो जो स्लोली लेके जा रहे थे उसका मतलब यही है। अब किसी भी टाइम पर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास आया था सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फोर्स का वैल्यू आया है वो कभी भी डी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, ये जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू कभी भी डी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ पर अगर ये फोर्स का वैल्यू डी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा, मुझे फाइंड आउट करना था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। अच्छा, फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले डी था, बाद में ट्वाइस ऑफ डी करना है, तो डी अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है उसका वैल्यू आ रहा है सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या हो गया,
एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन का वैल्यू आ गया, इतना वर्क डन हमारे एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्क डन है, अब अगर आपको याद हो कि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है सिस्टम में चेंज लाने के लिए, वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये वर्क डन, यहाँ पे जो वर्क डन आया है एक्सटर्नल एजेंट का वो पॉजिटिव है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब potential energy of the system will increase, potential energy of the system will increase, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, बढ़ा है घटा है क्या हुआ है। देखो, अगर मैं इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर का लिखूं, अगर मैं कैपेसिटर का इनिशियल एनर्जी लिखूं, तो इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अब एनर्जी कैपेसिटेंस ने जो एनर्जी स्टोर करके रखा है उसको लिखने का दो फॉर्मूला है, या तो आप लिख दो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी या हाफ सी वी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं हाफ सी वी स्क्वायर नहीं यूज करने वाला, क्यों नहीं यूज करने वाला, कैपेसिटेंस का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, वी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, तो मैं हाफ सी वी स्क्वायर तो नहीं यूज करूंगा। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ एनर्जी का हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। ये इनिशियली इतना एनर्जी स्टोर था। अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इनिशियल एनर्जी स्टोर जो है वो हाफ क्यू स्क्वायर, सी के प्लेस में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी ऊपर चला जाएगा ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना। तो इसको क्या करते हैं ना, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि मैं क्यू और ए को ना सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, क्यू अपॉन ए सिग्मा हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया क्या। अच्छा, मेरे पास इनिशियल एनर्जी इस तरह से आ चुका है। अब अगर मैं फाइनल एनर्जी के बारे में बात करूं, ई फाइनल, तो हाफ क्यू स्क्वायर, अब जो नया कैपेसिटेंस था उसमें एप्सिलॉन नॉट ए सेपरेशन ट्वाइस ऑफ डी का है क्या, बिल्कुल, जो सेपरेशन है वो ट्वाइस ऑफ डी का है। फिर से अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ई फाइनल का वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से डिवाइड भी कर देंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी का। तो फाइनल एनर्जी जो स्टोर्ड होने वाला है वो है हाफ, टू भी मल्टीप्लाइड है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास फाइनल एनर्जी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल एनर्जी का वैल्यू जो था वो कम था, फाइनल एनर्जी का वैल्यू जो है वो ज्यादा है। इनिशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, ये हाफ टाइम्स ऑफ इतना है और ये 2 टाइम्स हो गया, तो अगर ये 2 गुना हो गया एनर्जी, तो ये एनर्जी कहाँ से आया होगा, किसी ने वर्क डन किया होगा तब जाके एनर्जी आया है। अब ये बिल्कुल वही एनर्जी है, जैसे अगर मेरे पास ये देखो, ये वाला मेरे पास जो एनर्जी है, ये एनर्जी कितना है, 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर ए डी एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन एप्सिलॉन, 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक्स्ट्रा जो 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट का एनर्जी आया, वो कहां से आया, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स आया। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, कैपेसिटर के प्लेट्स इस तरह से रखे हुए थे, मैंने कोई बैटरी से कनेक्ट करके नहीं रखा है, उन्होंने चार्ज स्टोर करके रखा था, तो जो भी चार्ज वो स्टोर करके रखेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। क्या चेंज हो रहा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जा रहा है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया था कम, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो गया। फिर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमने फाइंड आउट किया, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया है वो सिस्टम के वो कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गया। बात समझ में आया है। तो ये मेरे पास एग्जांपल 1 था। इसी तरह का एक और एग्जांपल होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। प्लेट्स ऐसे हैं और इस बार जो प्लेट्स है ना उसको खाली नहीं रखते हैं, क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं। एक V वोल्ट का बैटरी है जिससे ये हमेशा क्या है, कनेक्टेड। अगर हमेशा कनेक्टेड है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज था पहले और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। एकदम ध्यान से देखेंगे, हर एक बात को एकदम ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates will
remain constant. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो रहेगा कांस्टेंट. ये है डी और प्लेट का एरिया है ए. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन between the plates, separation between the plates has slowly changed from D to 2D. Find the work done by the external agent. Find the work done by the external agent. ये क्वेश्चन है. ठीक है. अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इतना लिख के एक बार इसको थोड़ा एनालाइज करें. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, चार्ज में क्या चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा. फाइनल आंसर तो मैं बता दूंगा भाई साहब. फाइनल आंसर की आप टेंशन ना ले, फाइनल आंसर मैं बता दूंगा. ठीक है. आप थोड़ा स्क्रीन को पॉज करें और एक बार इसको सोचे कि इसमें करना क्या है. मैं भी थोड़ा स्क्रीन पॉज करता हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा. स्टार्ट करते हैं. तो अपन ने क्या बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में चेंज नहीं होने वाला. और ये क्वेश्चन है, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल एजेंट का जब सेपरेशन को डी से बढ़ाकर 2D कर दिया जाए. तो फाइनल जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होने वाला है. सेपरेशन को हमने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ डी का कर दिया. ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर. ठीक है. और प्लेट्स का एरिया क्या है, प्लेट्स का एरिया है कैपिटल ए का. अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो गया, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो गया, बढ़ गया. कैपेसिटेंस का वैल्यू तो कम हो जाएगा ना. कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी. अब अगर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंस डी का वैल्यू क्या हो रहा है, डी का वैल्यू कम होता जा रहा है, डी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. कैपेसिटेंस का वैल्यू कम, फिर पोटेंशियल का वैल्यू क्या था, पोटेंशियल कांस्टेंट था. तो अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो Q का वैल्यू क्या होता है, Q का वैल्यू C टाइम्स ऑफ V होता है. अब पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता जा रहा है. अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता जा रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज उसने स्टोर करके रखा है उसका वैल्यू भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना. तो Q का वैल्यू यहाँ पर कम होता जा रहा है, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम था इसीलिए. अब मैं वर्क डन पे अगर बात करूँ ना, वर्क डन, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्लेट्स में जो प्लेट्स को इनफाइनाइट प्लेट्स माना गया है. अच्छा, अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स देखते हैं. फोर्स क्या होता था, फोर्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक हाफ भी होगा, हाफ सिग्मा पर, हाँ हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. अब ये जो सिग्मा है ना, ये जो सिग्मा है, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर हाफ, ये ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये स्क्वायर से ये ए अगर हम चाहे तो कैंसिल किया जा सकता है. तो जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है, डी का टर्म नहीं आया, डी का टर्म भी आया होगा क्या, नहीं आएगा ना. यहाँ पे जो Q का वैल्यू है, ये Q क्या है, वेरिएबल है. किसी भी इंस्टेंट का Q अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, C इंटू वी. अब किसी भी इंस्टेंट का जो कैपेसिटेंस है, इसको मैं लिख देता हूँ Q, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, ऐसे लिख देता हूँ Q. C का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई कोई भी रैंडम सेपरेशन मान लो x. D से ट्वाइस ऑफ D तक लेके जाना है, D से ट्वाइस ऑफ D तक लेके जाना है. मैंने ऐसा मान लिया कि कभी D से 2D के बीच में कोई सेपरेशन है x, तो उस समय कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई x. V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू कांस्टेंट है. तो हमारे पास जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है ना, फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, फोर्स का वैल्यू ऐसा आ रहा है, इस पूरे का स्क्वायर कर दो. तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये Q स्क्वायर हो गया. फिर यहाँ पर मेरे पास ये Q स्क्वायर का वैल्यू मैंने लिखा ना, Q का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई, हाँ. फिर ये A है इंटू एप्सिलॉन नॉट है,
तो जो फोर्स आ रहा है ये ए से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास फोर्स का वैल्यू आ गया। अब एक बार मेरे को फोर्स पता चल गया तो वर्क डन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो फोर्स आ रहा है ना वो वेरिएबल फोर्स आ रहा है। कैसे वेरिएबल है, क्योंकि अगर x का वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो फोर्स का वैल्यू चेंज होता जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंस चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट होता था इसलिए फोर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था, कांस्टेंट है। यहाँ पे चार्ज वेरी कर रहा है तो फोर्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अब अगर मैं स्मॉल वर्क डन लिखूं dw, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, f dx लिख दूंगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। तो नेट वर्क डन को लिखेंगे w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f का मतलब है एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर dx अपॉन x का स्क्वायर, लिखा जा सकता है ऐसा, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर सेपरेशन, अब x का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, d से ट्वाइस ऑफ d तक। अब आगे सॉल्व कर लो इसको, तो वर्क डन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी से ट्वाइस ऑफ डी। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 1 बाई डी माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ डी। 1 बाई डी माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ डी कितना आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करने पर आया हमारे पास जो वर्क डन आया है, वर्क डन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। और तो कुछ नहीं आ रहा ना, बाकी सब सही है क्या, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ बस, कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। फोर्स का वैल्यू मैंने लिखा फोर्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक 2 का टर्म भी आना चाहिए था। मैं थोड़ा चेक कर लूँ, 1 मिनट रुक जाइए, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, पीछे से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोर्स का वैल्यू है हाफ सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे ना एक हाफ का टर्म मैंने छोड़ दिया, ये क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी अपॉन एक्स, क्यू को सी इंटू वी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया ना, मेरे से एक 2 वाला टर्म मिस हो गया। यहाँ पे मैंने फोर्स के प्लेस में देखो क्यू स्क्वायर का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ पे एक 2 भी सब्सटीट्यूट करना था, उसके बाद से सही है। अब यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू है, अब देखो मेरे पास जो फोर्स आ गया, फोर्स मेरे पास कैसा आ गया, फोर्स का वैल्यू आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एक्स 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 का स्क्वायर है, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ, फिर से मिस्टेक हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये फोर्स का वैल्यू आ गया। अब मेरे को फाइंड आउट करना है वर्क डन। सिंस ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन की इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं कौन सा वर्क डन फाइंड कर रहा हूं, जब प्लेट्स को डी सेपरेशन से ट्वाइस डी सेपरेशन पे ले जाएंगे तब जो वर्क डन होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर स्मॉल वर्क डन लिखूं ना डी डब्ल्यू, तो स्मॉल वर्क डन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये स्मॉल वर्क डन हो जाएगा। तो नेट वर्क जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन जो लिखेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू में एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो लिमिट्स है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ पुट करना है अपने को, लिमिट्स पुट करना है डी से ट्वाइस ऑफ डी तक, लिमिट्स जो है वो डी से ट्वाइस ऑफ डी पुट करेंगे। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया अगर, तो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2, अच्छा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये जो लिमिट है वो डी से ट्वाइस ऑफ डी तक। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वर्क डन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ डी। ये पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d।
ये वर्क डन का वैल्यू है। एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस प्लेट को शिफ्ट करने के लिए डी सेपरेशन से ट्वाइस ऑफ डी सेपरेशन पे। देखो आपको इसको एक तो कंसेप्ट के जैसा भी याद रखना है कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, और दूसरा आपको क्या करना है, इसको एज अ न्यूमेरिकल भी याद रखना है, या किस तरह से न्यूमेरिकल के जैसा इसको सॉल्व करें वो बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है इसके बाद, अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक। अब स्टार्ट करना है हमें एक नया टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या है भाई साहब, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं। थोड़ा पुरानी बातों को याद किया जाए तो हमने ये देखा था, मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से एक कंडक्टर है, मेरे पास इस तरह से हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, और इस डायरेक्शन पे मैंने क्या कर दिया, एक फील्ड लगा दिया ई नॉट, मतलब इस डायरेक्शन में एक फील्ड लगा देते थे ई नॉट। अब जैसे ही आप फील्ड लगाते थे तो फील्ड लगाने से क्या होता था, चार्जेस सेपरेट होने स्टार्ट होते थे, नेगेटिव वाले चार्जेस इस वाले एंड पर आ जाते थे और पॉजिटिव वाले चार्जेस क्या होते थे, इस वाले एंड पर आ जाते थे। अब बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन इसके अंदर में एक फील्ड जनरेट होता था, इस फील्ड को हम बोलते थे ई इंड्यूस्ड, इसके अंदर एक फील्ड जनरेट होता था ई इंड्यूस्ड। अब ये ई इंड्यूस्ड क्या करता था, ई नॉट को काउंटर बैलेंस कर लेता था क्या इक्विलिब्रियम में, तो एक ऐसा स्टेज आ जाता था जब ई नॉट का वैल्यू ई इंड्यूस्ड के बराबर होता था, एक ऐसा स्टेज आता था जब ई नॉट का वैल्यू ई इंड्यूस्ड के बराबर आ जाता था, और अगर ये स्टेज आ जाता था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता था, जीरो होता था। मतलब जब भी हम कंडक्टर के बारे में बात करते थे तो कंडक्टर के अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू आता था जीरो। अब ऐसा ही कुछ मटेरियल होगा, कंडक्टर नहीं, कुछ और एक दूसरी तरह का मटेरियल होगा, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा वो देखते हैं। अगर कंडक्टर है तो मेरे को ये समझ में आ गया कि जो ई इंड्यूस का वैल्यू हो रहा है, अगर कंडक्टर है तो जो ई इंड्यूस का वैल्यू हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो ई नॉट को काउंटर बैलेंस कर देगा। एक ऐसा मटेरियल होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर होगा ना, अगर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है तो इस केस में भी यही सारी कहानी होगी, अपने फील्ड के अंदर इसको रखा ना, अगर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक होता, मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक होता तब भी यही सिचुएशन होता, तब भी चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर जाते, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आते, लेकिन कभी भी ई इंड्यूस्ड, कभी भी ई इंड्यूस्ड इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता कि वो ई नॉट को काउंटर बैलेंस कर सके। मतलब ई नेट इनसाइड, ई नेट इनसाइड, ई नेट इनसाइड हमेशा आपको ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड के बराबर मिलता, ई नेट जो है वो हमेशा क्या मिलता, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड के बराबर आपको हमेशा मिलेगा ये वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कंडक्टर लिया तो अंदर में नेट फील्ड जीरो है। अब कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होंगे जिसको अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में रख दूं तो नो डाउट अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो रहा है लेकिन जीरो नहीं हो रहा है। अब इस तरह के मटेरियल्स को ही हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसका डेफिनेशन मैं क्या करूंगा, कुछ यूजर्स के टर्म्स में आपको बताऊंगा, इसके जो यूजर्स होंगे, किस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट है, क्या इसके काम आने वाले हैं, तो उस तरह से मैं आपको क्या करूंगा, धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इतना पहले क्या करो, स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उनके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, वो जीरो नहीं हो रहा है, कम जरूर हो रहा है पर जीरो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के मटेरियल्स को क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक बताते हैं। अब यहाँ पे ना एक टर्म डिफाइन करना होता है अपने को, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक टर्म अपने को डिफाइन करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है सर जी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसके लिए क्या करते, मान लो मैंने दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप सिंपल से समझ सकते हो ना कि इंसुलेटर्स है, ठीक है।
मैंने दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सेकंड वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, मान लो 100 न्यूटन पर कूलम का। मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा है, 100 न्यूटन पर कूलम का मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, मतलब ई नॉट का वैल्यू मैंने इतना रखा। मैंने क्या देखा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, ई नेट 1, इसका वैल्यू मान लो कुछ तो 50 है, और इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, ई नेट का वैल्यू मेरे को मिल रहा है 20, मान लो इस तरह से हमें वैल्यूज मिला, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इसके अंदर जो फील्ड का स्ट्रेंथ बच रहा है वो 50 न्यूटन पर कूलम का है, और इसके अंदर जो फील्ड का स्ट्रेंथ बच रहा है वो 20 न्यूटन पर कूलम का है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दोनों मटेरियल में ऐसा क्या डिफरेंस हो गया कि दोनों के अंदर जो नेट फील्ड है उसका वैल्यू चेंज हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो एक्चुअल में क्या है, रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, तो ई नॉट या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का जो रेशियो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं। अब मेरे को अगर के का वैल्यू यहाँ पे फाइंड, जैसे पहले वाला ऑप्शन अगर देखो, मान लो मैं पहले वाले मटेरियल के लिए के1 का वैल्यू लिख दूं, तो के1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाहर का फील्ड था 100 का और अंदर में कितना बच रहा है, 50 का बच रहा है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, अगर मैं K2 का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाहर का फील्ड है 100 का और अंदर में 20 दिख रहा है, तो ये 5 हो गया क्या। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो उतना ज्यादा कंडक्टर की तरफ बढ़ता जा रहा है क्या। अपन इस तरह से अगर देखें, हम इस तरह से अगर इसको डिफाइन करें कि the more the value, the more the value of, the more the value of dielectric constant, dielectric constant, the property of the material, the property of the dielectric, ऐसा लिख दो, the property of the dielectric material, the property of the dielectric material will be close to that of a conductor, that of a सही लिख रहे हैं ना, जितना ज्यादा, द मोर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना ज्यादा के का वैल्यू आ रहा है, जैसे मेरे पास, एक बार मैं खुद एनालाइज कर लूं यार, नहीं तो गलत हो जाए। हाँ, द मोर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल बी क्लोज टू दैट ऑफ अ कंडक्टर। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के केस में अगर आप देखोगे तो कंडक्टर के केस में ई नेट का वैल्यू कितना होता है, ई नेट का वैल्यू 0 होता है क्या। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करके बताओ, कंडक्टर का अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा, तो अगर मैं के कैलकुलेट करूं फॉर कंडक्टर, अगर मैं के कैलकुलेट करूं फॉर कंडक्टर, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है ई नॉट डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर जो है वो टेंडिंग टू क्या है, इंफिनिटी। इसका मतलब मटेरियल का जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो उतना ज्यादा क्लोज जा रहा है कंडक्टर की तरफ। बात समझ में आ रहा है क्या। तो आप तो बस ये याद रखो, आप क्या याद रख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्या बता रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको किसी मटेरियल का पता है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होगा वो आप बता सकते हो क्या। इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है वो ई नॉट डिवाइडेड बाय के होगा। अब जितना ज्यादा के का वैल्यू हुआ, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में बचेगा उसका वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। अब के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, वो अगर आप देखोगे तो के का वैल्यू कांस्टेंट है।
अगर मैं के को 0 रखूं, के को हाँ, अगर मैं के को 0 रख दूं तो के का वैल्यू 0 रखने पे ई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पॉसिबल नहीं है। तो के का वैल्यू क्या होगा ना, के का वैल्यू जो है वो कुछ कांस्टेंट से लेके ये क्या करेगा, इन्फिनिटी तक टेंड कर सकता है। तो इस तरह से अपने को याद रखना है। पहले तो आप याद रखो कि भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है उसको समझने के लिए आप ऐसा याद रखना कि अगर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते थे तो अंदर का नेट फील्ड जो था वो 0 हो जाता था। अच्छा, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको अगर एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाए तो उसके अंदर का नेट फील्ड 0 नहीं होके कुछ ना कुछ रह जाता है। अब उस तरह के मटेरियल्स को ही हमने क्या बोला था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या बता रहा है, जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू, जिस भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, अंदर का जो नेट फील्ड है उसका वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो सकता है, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इन्फिनिटी है। तभी वहां का जो नेट फील्ड हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपको एक एक्सटर्नल फील्ड बता दूं, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दूं, तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपको डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इतनी बातें याद रखनी है। जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आपको सिंपली क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक हम पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है ना, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत मुश्किल लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगती है चीजें समझने में, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। आप शायद समझ जाओगे, समझदार बच्चे हो आप। मान लो ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। अब एक्चुअल में जो कैपेसिटर के प्लेट्स होते हैं, हमने जो अभी तक कैपेसिटर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक पॉजिटिव प्लेट इस तरफ है और एक नेगेटिव प्लेट इस तरफ है। ऐसा ही तो हमने पढ़ा ना, एक पॉजिटिव प्लेट इस तरफ और एक नेगेटिव प्लेट इस तरफ। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपने इनको छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएंगे, वो चिपक जाएंगे। क्या चिपक जाएंगे, तो जो भी चार्ज का यहाँ पे सेपरेशन था वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, तो सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो पर्पस था चार्ज स्टोर करने का वो तो बेकार हो गया। अब ऐसे खुला छोड़ नहीं सकते, इनको ऐसे खुला छोड़ दोगे तो दिक्कत है भाई साहब। तो क्या करते हैं ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, इनके सरफेस पे प्लेट्स को ऐसे चढ़ा देते हैं। ये प्लेट 1, ये प्लेट 2। मतलब जो एक्चुअल कैपेसिटर होगा, एक्चुअल कैपेसिटर मतलब रियलिटी का जो कैपेसिटर है ना, उसमें आपको सिर्फ 2 प्लेट्स नहीं मिलेंगे, उसके अलावा बीच में आपको एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मिलेगा। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज क्या है, तो यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो प्लेट है इसके अंदर में चार्ज कितना है, प्लस क्यू का। और इधर में चार्ज कितना है, इधर में चार्ज है माइनस क्यू का। ठीक है, ये प्लस क्यू का चार्ज और ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू का चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ऐसे ही छोड़ देते तो चिपक जाते। इसका मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये क्या कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है क्या कैपेसिटर प्लेट्स के लिए। तो सबसे पहला यूज क्या लिखेंगे, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल will provide support to capacitor, will provide support to the capacitor plates। वो जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं उनको क्या कर रहा है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये अपने को पहला इंफॉर्मेशन है जो नोट करना है। फिर और आगे देखते हैं और ये क्या कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो जो नेट फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट में, ई नॉट का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए नहीं, क्यू अपॉन ए, सॉरी अभी मिस्टेक है, गलतियां बहुत होती है यार। Q अपॉन ए टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। Q अपॉन ए टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट मेरे पास क्या हो गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था।
अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मान लेते हैं कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, k का है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k का है। तो जो अंदर में अब नेट फील्ड बचेगा, अंदर में जो नेट फील्ड बचेगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई के हो जाएगा क्या। अच्छा, अब अगर अंदर में नेट फील्ड मैंने चेंज कर दिया, अब अंदर का नेट फील्ड कितना हो गया, मतलब दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू हो गया हमारे पास सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यही तो हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल, अब मैं ना इसके कैपेसिटेंस को रीडिफाइन करता हूँ। अगर पहले अगर मैं सी लिख रहा हूँ, सी नॉट मतलब जब बीच में कौन सा मीडियम था, एयर था। जब बीच में एयर था तो जो कैपेसिटेंस का वैल्यू था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी का था क्या। अब मैंने क्या कर दिया है, एयर को रिप्लेस कर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी चार्जेस इंड्यूस होते, यहाँ पे भी चार्जेस इंड्यूस हुए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इस तरह से हुआ और इस तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस हुआ। तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ई नॉट इस तरफ है। तो अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, अब अगर अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया तो पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल को हम लिखते हैं ई इंटू डी से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया ना मेरे को, ठीक है। चार्ज जो स्टोर करके रखे थे उस पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। अभी जो चार्ज हमने स्टोर करके रखा था उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं नया कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूं सी, पहले इनिशियल जो कैपेसिटेंस है उसको मैंने सी नॉट लिखा है। अब जो नया कैपेसिटेंस है सी, उसको क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई ये जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है, नया पोटेंशियल डिफरेंस है सिग्मा डी के एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा को क्यू इंटू ए लिख सकते हैं ना, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन ए ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा D, Q से Q कैंसिल कर दो तो C का वैल्यू हो जाएगा। अगर आप देखोगे ध्यान से अगर इस टर्म को देखोगे ना, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मेरे पास जो नया कैपेसिटेंस आ रहा है वो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D का आ गया क्या। इसका मतलब जो नया कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स ऑफ C नॉट हो गया। अब K का वैल्यू जो है वो 1 से तो बड़ा ही है हमेशा, K का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है और वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब जब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर रहा हूँ, अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखूंगा यूजेस में, सेकंड पॉइंट में लिखूंगा whenever a dielectric material, whenever a dielectric material is placed, whenever a dielectric material is placed inside a capacitor, its capacitance increases, उसका जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने से क्या हो गया, अंदर का जो फील्ड था उसका वैल्यू हो गया कम। अब अंदर में जो फील्ड का वैल्यू कम हुआ तो पोटेंशियल का वैल्यू भी हो गया कम, पोटेंशियल का वैल्यू कम हो गया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ गया क्योंकि चार्ज क्या था, कांस्टेंट था। तो ये दो यूजेस अपने को दिख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। तीसरा यूज के लिए हम एक और वर्ड डिफाइन करेंगे, तब जाके इसके तीसरे यूज को हम बता पाएंगे, वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास इस तरह का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा तो मैंने क्या देखा, ये कोई भी एलिमेंट जो है ना वो डाइपोल से बना होता है। ये आप शायद केमिस्ट्री में भी जानते होंगे कि कोई भी जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स डाइपोल से बने हैं। मतलब ये भी क्या है, डाइपोल से बना हुआ है। डाइपोल से बना है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट होके रखे होते हैं। अब जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं,
अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो यहाँ पर अगर देखोगे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड ये जो नेगेटिव चार्ज है उसकी टेंडेंसी इधर भागने की और पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी इधर भागने की। इसका मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है क्या? कंटिन्यूअसली वो जो चार्जेस हैं डाइपोल के जो एंड्स हैं वो दूर जाना चाह रहे हैं। अब अगर if the strength of electric field, external electric field, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल। if the strength of external electric field is increased, if the strength of external electric field is increased such as the dielectric, such as the dipoles in the dielectric material, will break। हमने क्या बोला? स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज सच एज द डाइपोल्स इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल ब्रेक। दिस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस strength of external electric field, external electric field is known as dielectric strength of the material। अब यहाँ पे क्या बोला हमने कि अगर मैंने, जैसे हमने बोला कि एक्सटर्नल फील्ड मैंने लगाया तो जो डाइपोल्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कर दूं कि जो डाइपोल्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, डाइपोल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए, मतलब जो डाइपोल्स है वो अलग अलग हो गए, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था उसका स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर एयर के बारे में बात करें ना, अगर मान लो बीच में एयर होता तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैंने कहीं तो नोट करके लिखा था, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने कहीं नोट करके लिखा है। एक मिनट मैं ढूंढ के बताऊं कहाँ लिखा है, कहीं तो लिखा था यार। पता नहीं कहाँ लिखा था। नहीं पता चल रहा है। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ तो होता है, एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ यार। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 36 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब इतना बाहर का एक्सटर्नल फील्ड हो ना तो वो जो एयर है वो ब्रेक हो जाएगा। अब एयर ब्रेक हो गया मतलब क्या है? जैसे एयर क्या होता है? एयर एक इंसुलेटर है। एयर इंसुलेटर है, जैसे आपने क्लाउड वाला पढ़ा होगा, ये क्लाउड का फॉर्मेशन पढ़ा होगा। क्लाउड जो होते हैं, अब बीच में एयर होता है, तो एयर जो होते हैं वो चार्जेस को ट्रांसफर नहीं होने देते। लेकिन जब इनकी चार्ज, ये जो क्लाउड्स का चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ का जो एयर है वो डिसोसिएट कर जाता है। ये इस तरह से इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अगर वो पार कर जाएगा तो यहाँ पे आयंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही एयर में आयंस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो चार्ज फ्लो करते हैं। अब ऑल ऑफ सडन जब बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो करता है तो इसी को क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। ये शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 36 इंटू 10⁶ वोल्ट्स पर मीटर है। अब एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर इतना है, अब ये क्यों बता रहे हो सर, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्यों बता रहे हो? क्योंकि कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स हैं
जिनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज्यादा है। अब तुम इमेजिन करो, जितना ज्यादा अंदर में फील्ड डेवलप हो सके, मतलब तुमने जितना स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया होगा उतना ज्यादा चार्जेस स्टोर कर पाओगे क्या? क्यों? ज्यादा चार्जेस तभी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे डेवलप होगा? जो चार्जेस है उसी कारण तो फील्ड डेवलप हो रहा है। अब पूरी कहानी शायद आपको समझ में आ जाएगी, पूरा जो डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट है वो शायद आपको समझ में आ जाए। थर्ड जो पॉइंट है वो समझो पहले। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो डाइपोल से बने हुए हैं, ठीक है। जब आप बाहर का एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो जो डाइपोल्स है वो सेपरेट होने स्टार्ट होते हैं। अब जब सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो वो फील्ड का, बाहर के फील्ड का स्ट्रेंथ का वो वैल्यू, जब जो डाइपोल्स के एंड है वो एक दूसरे से एकदम अलग अलग हो जाए, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। बात समझ में आ रहा है? अब एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है? 36 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर इतने तक का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो एयर आयनाइज नहीं करेगा। मतलब चार्जेस जो है वो लीक नहीं करेंगे। जैसे क्लाउड वाले केस में देखो, ये क्लाउड वाले केस में एयर अगर आयनाइज हो गया तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस थे वो लीक करके बाहर चले गए। अब जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लीक करके बाहर चले गए तो वो अपना काम तो हुआ नहीं। तो हम कुछ ऐसा मटेरियल चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करके रख सके। वही तो कैपेसिटर का पर्पस है। अब ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके, इसके लिए जो मटेरियल, अब हम यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करेंगे उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए ना। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा मटेरियल का जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी हो सकती है क्या? तो बेसिकली जो कैपेसिटर्स हैं उसमें जो डाइलेक्ट्रिक्स हम इंसर्ट करते हैं उसके तीन मेन पर्पस है। पहला पर्पस क्या है? ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है। एक वैल्यू होगा के जो डिसाइड करेगा कि अंदर में नेट फील्ड कितना बचेगा, ये बात याद रख लिया। फिर डाइलेक्ट्रिक के यूजेस याद रख लो। पहला यूज क्या है कि वो कैपेसिटर प्लेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होगा तो वो चिपक जाएंगे आपस में आके, काम खत्म, बेड़ा गर्क। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जैसे ही इंसर्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो इंक्रीज कर जा रहा है के फैक्टर से। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंसर्ट करोगे उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? तीसरा पॉइंट आप ये याद रखना कि वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, आप जैसे ही उसको इंसर्ट करते हो तो जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है आप वो इंक्रीज कर सकते हो। कैसे इंक्रीज कर सकते हो? क्योंकि आपने एक ऐसा अंदर में एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया है जो जल्दी डेसोसिएट नहीं हो रहा। अब जल्दी डेसोसिएट नहीं हो रहा, जल्दी आयोनाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। अब सिंस आप ये जो डाइलेक्ट्रिक है, सिंस ये जो कैपेसिटर है बेसिकली इसका काम चार्ज स्टोर करना है, चार्ज स्टोर करेगा तभी एनर्जी स्टोर करेगा। तो हमने कुछ ऐसा किया जिससे हम क्या कर सकते, उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। तो उसके लिए हम क्या करें? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं। तो ये पूरी डाइलेक्ट्रिक की कहानी है। ये अभी स्टार्ट हुई है, अभी डाइलेक्ट्रिक्स में बहुत अच्छे सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो मैं बता दूंगा जेई के लिए कितना काफी है, मेडिकल के लिए कितना काफी है। आज का लेक्चर तो जितना जेई के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मेडिकल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना रहने देते हैं आज।